चीन के शियान शहर में कोविड ऐप क्रैश होने से हाहाकार मच गया। शियान में करीब 2 हफ्ते से लॉकडाउन लागू है और कोविड ऐप क्रैश होने से वहां की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। असल में इस ऐप पर वहां के लोगों की कोरोना से जुड़ी सभी जानकारियां होती हैं। सख्त पाबंदियों के बीच जरूरी काम की वजह से जब वहां के लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो इसी ऐप पर उन्हें अपनी कोरोना रिपोर्ट दिखानी होती है। लेकिन ऐप क्रैश होने के बाद शियान शहर के हालात बिगड़ चुके हैं। जिन लोगों को अस्पतालों में इलाज की सख्त जरूरत है उन्हें भी वहां भर्ती नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कोविड ऐप क्रैश होने से ना तो अस्पतालों के पास मरीजों का डेटा है और ना ही भर्ती होने वालों के पास इस बात का सबूत कि वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है। कोरोना से निपटने की चीन की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई हैं। असल में चीन के शियान शहर में कोविड ऐप क्रैश होने से हाहाकार मच गया। शियान में करीब 2 हफ्ते से लॉकडाउन लागू है। कोविड ऐप क्रैश होने से वहां की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। इस ऐप पर वहां के लोगों की कोरोना से जुड़ी सभी जानकारियां होती हैं। सख्त पाबंदियों के बीच जरूरी काम की वजह से जब वहां के लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो इसी ऐप पर उन्हें अपनी कोरोना रिपोर्ट दिखानी होती है। लेकिन ऐप क्रैश होने के बाद शियान शहर के हालात बिगड़ चुके हैं। जिन लोगों को अस्पतालों में इलाज की सख्त जरूरत है उन्हें भी वहां भर्ती नहीं किया जा रहा, क्योंकि कोविड ऐप क्रैश होने से न तो अस्पतालों के पास मरीज का डेटा है, न ही भर्ती होने वालों के पास इस बात का सबूत कि वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है। खबर है कि इस ऐप की गड़बड़ी ने वहां एक महिला के बच्चे की जान ले ली। वो महिला गंभीर रूप से बीमार अपने बच्चे की नेगेटिव रिपोर्ट अस्पताल को नहीं दिखा सकी और अस्पताल ने उस बच्चे को भर्ती करने से मना कर दिया क्योंकि ऐप क्रैश हो गया। शियान शहर की करीब 1,30,00,000 की आबादी पिछले 2 हफ्तों से अपने घरों में कैद है, बंद है। पहले वहां के लोग खाने पीने के संकट से जूझ रहे थे, अब कोविड ऐप की गड़बड़ी ने उनके गुस्से को भड़का दिया। चीन की सरकार की सख्त नीतियों के खिलाफ शियान के लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। हालांकि चीन की सरकार शियान के लोगों की मुश्किलों को पूरी तरह नजरअंदाज कर चुकी, क्योंकि शियान में लॉकडाउन के खिलाफ आवाज तेज हुई तो चीन की सरकार ने हेनान प्रांत के यूजो शहर में भी सख्त लॉकडाउन लगा दिया है। वहां कोरोना के 3 नए मरीज सामने आए। 3 मरीज सामने आए, लॉकडाउन लगा दिया। लेकिन हालात सिर्फ चीन में नहीं बल्कि अमेरिका में भी बिगड़ चुके हैं, जहां कोरोना मरीजों की तादाद में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई और वहां एक दिन के अंदर ही इतने पॉजिटिव मरीज मिले कि बीते सारे रिकॉर्ड टूट गए। अमेरिका में एक दिन में कोरोना के 10 लाख मरीज सामने आए, जो कि दुनिया के किसी भी देश में एक दिन के अंदर आए मरीजों में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। जहां वहां 4 दिन पहले 24 घंटे के अंदर करीब 6 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे। यानी महज 4 दिन में अमेरिका में इस बीमारी ने लगभग दुगने लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं बीते 15 दिन में वहां कोरोना मरीजों की संख्या में करीब 200% का उछाल आया। विशेषज्ञों का मानना है कि अभी अमेरिका में यह बीमारी पीक पर नहीं पहुंची है। ऐसे में आसार है कि वहां आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। इसी तरह देश की राजधानी में एक दिन में कोरोना मरीजों की तादाद ने 8 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिल्ली में बीते 24 घंटों में 10,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए हैं, जो कि बीते 8 महीनों में सबसे ज्यादा हैं। इससे पहले राजधानी में पिछले साल 12 मई को करीब 13,000 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे। लेकिन मरीजों की संख्या में अचानक बेतहाशा बढ़ोतरी हुई, जिसका असर अब दिल्ली के अस्पतालों में भी दिखने लगा है, जहां साल की शुरुआत से ही भर्ती होने वाले मरीज रोजाना बढ़ते ही जा रहे हैं। 2 जनवरी को दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में कोरोना मरीजों से 307 बेड भरे थे। 3 जनवरी को यह आंकड़ा बढ़कर 400 को पार कर गया, जबकि राजधानी में 4 जनवरी को यह संख्या 531 हो गई। उसके एक दिन बाद यह आंकड़ा 782 पर पहुंच गया। और डॉक्टरों के मुताबिक वहां कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है और अभी तक तीसरी लहर की शुरुआत के केवल अंदेशे ने लोगों को डरा दिया था। लेकिन अब तो मुंबई के अस्पतालों में जिस तरह कोरोना मरीजों की बाढ़ आने लगी है, उसे खुद डॉक्टरों ने कोरोना की तीसरी लहर करार दिया है, जिसके आसार वहां के अस्पतालों में दिखने लगे हैं। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों की वजह से अस्पताल मरीजों से खचाखच भरने लगे हैं। पिछले 10 दिनों में मुंबई के अस्पतालों में भर्ती होने वाले कोरोना मरीजों की संख्या 100 गुना से ज्यादा है। कोरोना मरीजों के लिए बनाए गए मुंबई के सबसे बड़े नेस्को कोविड सेंटर में, जहां 26 दिसंबर तक कोरोना के सिर्फ 7 मरीज भर्ती थे, उनकी संख्या अब 700 के पार पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से कोविड सेंटर को नए मरीजों को भर्ती करने के लिए नए कोरोना वार्ड तैयार करने पड़ रहे हैं। और मुंबई के अस्पतालों ने कोरोना मरीजों की इस बाढ़ से निपटने के लिए अपना स्टाफ भी बढ़ा दिया, क्योंकि जानकारों ने आने वाले दिनों में मरीजों की संख्या में और तेजी आने का अंदेशा जताया, जिसकी गवाही मुंबई के गोरेगांव इलाके के नेस्को कोविड सेंटर से आई तस्वीरों ने भी दी।
कोविड सेंटर के कंट्रोल रूम में लगे सीसीटीवी की फुटेज में साफ दिखा कि वहां कुछ दिनों पहले गिनती के कोरोना मरीज भर्ती थे और अस्पताल के ज्यादातर बेड खाली पड़े थे, जो अब करीब करीब भर चुके हैं। नंबर ऑफ पेशेंट है कितनी तेजी से आगे बढ़े हैं। 10 दिन के अंदर सीधे 779 पेशेंट यहाँ पे भर्ती हो चुके हैं। साफ है कि सिर्फ 10 दिन में मरीजों की संख्या महज 7 से बढ़कर 700 के पार पहुंच गई, जिसने कोविड सेंटर की तस्वीर को इस कदर बदल दिया कि 26 दिसंबर को जहां कोविड सेंटर में कोरोना के चुनिंदा मरीज भर्ती थे, वहीं अब सिर्फ चुनिंदा बेड ही कोरोना मरीजों के लिए खाली रह गए हैं। नेस्को कोविड सेंटर की डीन डॉक्टर नीलम अंद्रादे ने कोरोना की तीसरी लहर को अस्पतालों में आई मरीजों की इस बाढ़ की वजह बताया। My opinion, third wave has definitely started. वहीं कोविड सेंटर में ज्यादातर वार्ड पूरी तरह मरीजों से भरने के बाद वहां हालात से निपटने के लिए नए वार्ड तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया। लेकिन मुंबई में मरीज बढ़ने से अस्पताल तो फुल हो ही रहे हैं। बेस्ट के 60 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव होने से भी हड़कंप मच गया, जिसके बाद बेस्ट ने अपनी बसों को सैनिटाइज करने का काम और तेज कर दिया, जिसके लिए वहां एक बस डिपो में पूरी तैयारी दिखी और एक फेरा पूरा करने के बाद लौटी इन बसों पर केमिकल का छिड़काव कर उन्हें सैनिटाइज किया गया। इस काम के लिए बेस्ट के एक कर्मचारी ने अपनी पीठ पर केमिकल से भरा टैंक लादकर बस के अंदर और बाहर उसका छिड़काव किया। बीएसटी के 60 जो स्टाफ हैं वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। बसों को सैनिटाइज करने के अलावा इनकी धुलाई पर भी खास जोर दिया जा रहा है, ताकि कर्मचारियों के साथ यात्रियों को भी महामारी की चपेट में आने से बचाया जा सके। बेस्ट के अधिकारी ने बताया कि अब तक उसके 60 कर्मचारी महामारी की चपेट में आ चुके हैं। वो 60 में से 60% हमारी टेस्टिंग में से निकले हैं। मुंबई में बेस्ट की करीब 4000 बसें चलती हैं, जिनमें 25 लाख से ज्यादा यात्री रोजाना सफर करते हैं। लिहाजा कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने कुछ दिनों पहले ही बसों में सफर से पहले वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी कर दिया था। इस बीच कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने कोरोना मरीजों के होम आइसोलेशन के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए, जिनके तहत कोरोना मरीजों के लिए होम आइसोलेशन का समय 14 दिन से घटाकर 7 दिन कर दिया गया। हालांकि 3 दिन तक बुखार लगातार न रहने पर भी होम आइसोलेशन खत्म माना जाएगा और दोबारा टेस्ट की जरूरत नहीं होगी। उन मरीजों को जिन्हें HIV या कैंसर है या ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, उनको होम आइसोलेशन के लिए डॉक्टर की इजाजत जरूरी होगी, जबकि ऐसे मरीज जो 60 साल से ऊपर के हैं और पहले से ही दूसरी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, उन पर भी यही नियम लागू होगा। वहीं हल्के लक्षण वाले दूसरे मरीज घर पर रहकर ही इलाज करवा सकते हैं। नए दिशा निर्देशों के तहत कोरोना मरीजों को स्टेरॉयड लेने की मनाही होगी। यही नहीं, CT स्कैन और एक्सरे भी बिना डॉक्टर की सलाह पर नहीं होगा। दूसरी तरफ कोरोना का असर अब चुनाव प्रचार पर भी पड़ता दिख रहा है। बढ़ते खतरे को देखते हुए चुनाव आयोग ने रैलियों और रोड शो पर सख्ती के लिए मंथन तेज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक आयोग यूपी, पंजाब और गोवा समेत सभी 5 राज्यों में चुनावी रैलियों और रोड शो पर रोक लगाने पर विचार कर रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस ने महामारी के बढ़ते खतरे को देखते हुए यूपी में 15 दिनों के लिए अपने बड़े कार्यक्रम रद्द कर दिए, जबकि खबर है कि लखनऊ में होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की रैली भी रद्द हो सकती है। अगले सभा में भी हम टेक्नोलॉजी भी उपयोग करेंगे, साथ साथ कोविड रूल्स भी 100% पालन करें। तो वहीं कोरोना के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए तमिलनाडु सरकार ने हफ्ते में 1 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया। तमिलनाडु में भी कोरोना मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है, जिसको देखते हुए वहां रविवार 9 जनवरी को पूरी तरह लॉकडाउन लागू करने का ऐलान किया गया। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं को लॉकडाउन से बाहर रखा जाएगा। इसके अलावा तमिलनाडु सरकार ने राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला भी लिया, जो रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। कोरोना के खतरे से निपटने के लिए वहां पोंगल के मौके पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को भी टालने का फैसला लिया गया। साथ ही हर शुक्रवार, शनिवार और रविवार को किसी भी धार्मिक स्थल पर लोगों को जाने पर रोक लगा दी गई। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है। वहां ओमिक्रॉन के अभी 120 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में सरकार की सख्ती का कुछ खास असर नहीं दिखा। सरकार की सख्ती के बावजूद कोलकाता के अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर कई लोकल ट्रेनें लोगों से लद गईं। कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार हो रहे इजाफे पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार ने लोकल ट्रेनों को उनकी आधी क्षमता से चलाने के दिशा निर्देश दिए थे। लेकिन ये नियम बनाया तो गया, मगर इसे मानने वालों की तादाद न के बराबर ही नजर आई। कोलकाता के बालीगंज रेलवे स्टेशन पर भीड़ देखकर ऐसा लगा जैसे न तो किसी को महामारी का खौफ है और न ही सरकार की सख्ती का डर। कई लोकल ट्रेनें लोगों से खचाखच भर गईं, तो दरवाजों से लटककर यात्रा करने से भी मुसाफिरों ने परहेज नहीं किया। सख्त रिस्ट्रिक्शन लगाए जाने के बाद भी कोलकाता में लोकल ट्रेनों की हालत बदलती नजर नहीं आ रही है। लोगों ने भीड़ की समस्या से निपटने के लिए रेलवे को ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की सलाह दी। ट्रेन बढ़ाने से सीट मिलेगा, सबको डिस्टेंस मिलेगा।
न सिर्फ लोकल ट्रेनों के अंदर बल्कि प्लेटफॉर्म पर भी पैर रखने तक की जगह नहीं बची। ये हालात तब हैं जब राज्य सरकार लोकल ट्रेनों को शाम 7 बजे के बजाय रात 10 बजे तक चलाने की इजाजत दे चुकी है। इस बीच बिहार से डराने वाली खबर आई, जहां सरकार के 4 मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए। कैबिनेट बैठक से एक दिन पहले ही वहां सभी मंत्रियों की कोरोना जांच की गई थी, जिसमें 4 मंत्रियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनमें बिहार के दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी भी शामिल हैं। इनके अलावा मंत्री सुनील कुमार और अशोक चौधरी की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। खबर है कि अशोक चौधरी के परिवार में भी कई लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इतना ही नहीं, वहां मुख्यमंत्री आवास में भी कोरोना ने सेंध लगा दी और अब तक 30 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। और जयपुर से कोरोना के नए वेरिएंट से मौत का एक मामला सामने आया है। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट से हुई ये पहली मौत है। राजस्थान के उदयपुर के रहने वाले इस 72 साल के मरीज की 31 दिसंबर को ही अस्पताल में मौत हो गई थी, लेकिन अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ओमिक्रॉन से मौत की पुष्टि की है। तो आप राजस्थान के केस की बात कर रहे हैं, वह टेक्निकली हम ये बता सकते हैं कि वह ओमिक्रॉन रिलेटेड डेथ इसलिए है क्योंकि जब तक ओमिक्रॉन का रिजल्ट आया था तब तक उससे पहले दैट पर्सन हैज ऑलरेडी डाइड। कोरोना की एक ऐसी वैक्सीन आने वाली है जो नाक के रास्ते शरीर में डाली जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इस नेजल वैक्सीन के ट्रायल की मंजूरी दी जा चुकी है और यह ट्रायल उन लोगों पर ही किया जाएगा जिन्हें पहले से वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं और दूसरी डोज को लगे 6 महीने का वक्त बीत चुका है। मतलब यह कि इस वैक्सीन का इस्तेमाल तीसरी डोज यानी बूस्टर डोज के तौर पर करने की योजना है और इसे बनाने वाली कंपनी है भारत बायोटेक। ये वही भारत बायोटेक है जिसने कोवैक्सीन बनाई है। माफ कीजिएगा। टीकाकरण से जुड़े कुछ लोगों का मानना यह है कि नाक से दी जाने वाली वैक्सीन उस वैक्सीन से ज्यादा असरदार होगी जो बाजू पर टीका लगाकर दी जाती है। कई बार बाजू पर वैक्सीन लगने के बाद लोगों को हाथ में सूजन या दर्द जैसी शिकायत 1 से 2 दिन तक रहती है, लेकिन नाक से वैक्सीन दिए जाने पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। दावा यह है कि बाजू पर जो वैक्सीन का टीका लगाया जाता है, मतलब जैसे अभी तक भारत में या दुनिया भर में टीका लगाया जा रहा है, उससे फेफड़े कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वैक्सीन का असर जब तक शरीर में रहता है, कोरोना वायरस शरीर में दाखिल होने के बाद भी फेफड़ों में दाखिल नहीं हो पाता, जबकि कोरोना वायरस शरीर में नाक के रास्ते दाखिल होता है, नाक से होता हुआ फेफड़ों तक पहुंचता है और उसके बाद पूरे शरीर में फैलता है। दावा यह किया जा रहा है कि नाक के रास्ते पहुंचाने वाली वैक्सीन शरीर में वायरस को दाखिल ही नहीं होने देगी, मतलब वायरस फेफड़ों तक पहुंचने ही नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अभी तक जो वैक्सीन दी जा रही है, चाहे वो कोविशील्ड हो या फिर कोवैक्सीन हो, उनकी जगह पर नाक से दी जाने वाली वैक्सीन दी जाने लगेगी। मतलब यह कि ऐसी वैक्सीन होगी जो बूस्टर डोज की तरह इस्तेमाल होगी। ऐसे लोगों को ही दी जाएगी जिन्हें पहले से किसी दूसरी वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हो। ऐसा भी नहीं है कि यह वैक्सीन भारत बायोटेक बना रही है तो केवल उन्हीं लोगों को लगाई जाएगी जिन्हें कोवैक्सीन की दोनों डोज लगी, बल्कि यह वैक्सीन वो सभी लोग लगवा पाएंगे जो वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हों, फिर चाहे वो कोविशील्ड हो या फिर कोवैक्सीन। नाक से दी जाने वाली इस वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल 5000 लोगों पर किया जाएगा, जिन्हें वैक्सीन लगाने के बाद उन पर उनका असर देखा जाएगा और कहा जा रहा है कि इन 5000 लोगों में आधे ऐसे होंगे जिन्हें कोविशील्ड दी गई हो और बाकी के आधे वो लोग होंगे जिन्हें कोवैक्सीन की दो डोज लगाई गई हो। इस ट्रायल के नतीजे ही ये तय करेंगे कि नाक से लगने वाली ये वैक्सीन अब कब तक बूस्टर डोज के तौर पर देश के लोगों को लगनी शुरू हो पाई। बांग्लादेश ने पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड को हरा दिया। बांग्लादेश ने मेजबान न्यूजीलैंड को पहले टेस्ट मैच में 8 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया। इससे पहले बांग्लादेश को न्यूजीलैंड में अब तक एक भी जीत नहीं मिली थी। ये टेस्ट अपने नाम करने के साथ ही बांग्लादेश 2 मैचों की इस सीरीज में 1-0 से आगे हो गया। यूपी के चंदौली में कोरोना संकट से बाहर निकालने के लिए एक यज्ञ किया गया। इसमें चंदौली के सांसद और केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे के जल्द ठीक होने की भी कामना की गई। महेंद्र नाथ पांडे कोरोना की वजह से दिल्ली के पास गाजियाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। सौरव गांगुली के बाद अब उनकी बेटी समेत परिवार के 4 सदस्यों की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ये सभी घर में ही क्वारंटीन किए गए हैं। पंजाब के अलग अलग प्राइमरी स्कूलों से पहुंचे टीचरों ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन किया। ये लोग हल्की बारिश के बीच हाथों में गुलाब लेकर वहां पहुंचे
उन्होंने आरोप लगाया कि करीब 1 साल पहले पंजाब की कांग्रेस सरकार ने बिना कोई वजह बताए अचानक उनका वेतन 45,000 से घटाकर 25,000 कर दिया। पंजाब से आए टीचर सोनिया गांधी के घर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। मौन प्रदर्शन उनका है, हाथ में गुलाब लेकर के गांधीगिरी कर रहे हैं। सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे पंजाब के 180 टीचरों ने चन्नी सरकार पर उनकी मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। पूछने आए हैं कि बताइए हमारी गलती क्या है, हमें किस गलती की सजा दी जा रही है। हांगकांग ने अमेरिका, यूके और भारत समेत 8 देशों से आने वाले विमानों पर रोक लगा दी। ये फैसला कोरोना खतरे की वजह से लिया गया। पाकिस्तान के अभिनेता जावेद शेख के प्रधानमंत्री मोदी के अगले चुनाव हार जाने की दुआ वाले बयान पर बवाल मच गया है। जावेद शेख वही अभिनेता हैं जो ओम शांति ओम, तमाशा और जन्नत जैसी कई हिट भारतीय फिल्मों में काम कर चुके हैं। कुछ दिन से सोशल मीडिया पर उनके एक इंटरव्यू का वीडियो चंक वायरल है, जिसमें उन्होंने ऐसा बयान दिया था जिससे पूरे पाकिस्तान के कलाकारों का दर्द खुलकर सामने आ गया, जिससे ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान के कलाकार तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए सख्त कदमों से परेशान हैं। असल में ये सारा हंगामा तब शुरू हुआ जब पाकिस्तानी अभिनेता जावेद शेख के इंटरव्यू की वो क्लिप सोशल मीडिया पर छा गई, जिसमें वो ये दुआ करते दिखे कि प्रधानमंत्री मोदी 2024 का चुनाव हार जाएं, ताकि पाकिस्तान के कलाकारों की फिर से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री हो जाए और भारत में उनका धंधा दोबारा चल पड़े। पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं, ये कब बहाल आपको आपके नजदीक होते हुए दिख रहा है? ये मोदी साहब की वजह तो नहीं है? बिल्कुल मोदी साहब की वजह। मोदी साहब की वजह 100%। 2024 में जा रहे हैं इंशाल्लाह। ये दिल की बात है आपकी। ये इंटरव्यू पाकिस्तान के यूट्यूबर नादिर अली ने लिया है, जिसमें जावेद शेख ने अपनी सरकार की करतूतों पर तो एक लफ्ज नहीं कहा, लेकिन ये बोलने से नहीं चूके कि भारत और पाकिस्तान के खराब रिश्तों की वजह प्रधानमंत्री मोदी हैं। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं, ये कब बहाल आपको आपके नजदीक होते हुए दिख रहा है? ये मोदी साहब की वजह तो नहीं है? बिल्कुल मोदी साहब की वजह। मोदी साहब की वजह 100%। जावेद शेख एक जाना माना चेहरा है जो पाकिस्तान में तो मशहूर है ही, वो ओम शांति ओम, तमाशा, जन्नत और हैप्पी भाग जाएगी जैसी कई हिट भारतीय फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान के प्रति मोदी सरकार के कड़े रवैये के बाद जब भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने भी पाकिस्तान के कलाकारों का बहिष्कार किया, तो उनके जैसे कई कलाकारों का धंधा मंदा पड़ गया। ऐसे में उन्होंने 2024 में पीएम के हारने की दुआ मांग ली और बवाल हो गया। जो पाकिस्तान में कुछ बेरोजगार कलाकार है, वो क्या कहते हैं आईएसआई के इशारे पर, ये प्रासंगिक नहीं है। असल में पाकिस्तान की तरफ से होने वाले आतंकी हमलों की वजह से भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से बातचीत बंद की हुई है, और पुलवामा हमले के बाद तो भारत की फिल्म इंडस्ट्री ने भी पाकिस्तानी कलाकारों से पूरी तरह दूरी बना ली। लेकिन जावेद शेख ने पाकिस्तान से होने वाले आतंकी हमलों पर कुछ नहीं बोला, लेकिन यह जरूर दावा किया कि भारत के फिल्म मेकर तो पाकिस्तान के कलाकारों के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन पीएम मोदी के फैसलों की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा। मुंबई पुलिस ने बुल्ली बाई ऐप केस में मयंक रावत नाम के तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, और एक दिन पहले ही बंगलुरु से विशाल कुमार झा और उत्तराखंड के रुद्रपुर से श्वेता सिंह नाम की आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस केस में पकड़े गए तीनों आरोपियों की उम्र 18 से 21 साल के बीच है और तीनों इंजीनियरिंग के छात्र हैं। मुंबई पुलिस की साइबर सेल के मुताबिक बेंगलुरु से पकड़ा गया आरोपी का इस ऐप के ट्विटर हैंडल को चलाने में अहम रोल अदा था, और बेंगलुरु में रहते हुए वो खुद की लोकेशन कनाडा बताकर लोगों में भ्रम पैदा करता था। इन तीनों में कोई मुख्य आरोपी है या नहीं, ये अभी तक साफ नहीं है। बुली बाई ऐप केस में अब तक 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मयंक रावत नाम के तीसरे आरोपी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक दिन पहले ही बेंगलुरु से विशाल कुमार झा और उत्तराखंड के रुद्रपुर से श्वेता सिंह नाम की आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस केस में पकड़े गए ये तीनों आरोपियों की उम्र 18 से 21 साल के बीच है। तीनों इंजीनियरिंग के छात्र हैं। मुंबई पुलिस के साइबर सेल के मुताबिक बेंगलुरु से पकड़ा गया आरोपी का इस ऐप के ट्विटर हैंडल को चलाने में अहम रोल था, और बेंगलुरु में रहते हुए वो खुद अपनी लोकेशन कनाडा बताकर लोगों में भ्रम पैदा करता था। वहीं 18 साल की श्वेता सिंह पर इस ऐप के ट्विटर अकाउंट को ऑपरेट करने का आरोप है। अब जांच एजेंसियां इस बात का पता करने में जुटी हैं कि आखिर इस ऐप का मास्टरमाइंड कौन है, कहां छिपा है। पकड़े गए तीनों लोगों पर आरोप है कि उन्होंने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मुस्लिम समुदाय की महिलाओं की तस्वीरों को चुराया और फिर उन तस्वीरों को बुली बाई ऐप पर डालकर उन महिलाओं की नीलामी के लिए बोली लगवाई। कुछ महीने पहले इसी तरह का एक और ऐप था जिसका नाम सुली डील्स था, उस पर भी मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों को चुराकर नीलामी करने के आरोप लगे। पूर्व सांसद धनंजय सिंह के बहाने अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा।
हत्या के एक मामले में भगोड़े आरोपी पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह का एक वीडियो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर राज्य सरकार पर हमला बोला। अखिलेश के इस ट्वीट किए गए वीडियो में धनंजय सिंह क्रिकेट खेलते नजर आए, जिसके बहाने समाजवादी पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। योगी जी, ओ योगी जी, आपका ध्यान किधर है? अपराधी तो इधर है, क्रिकेट खेल रहा है। अखिलेश यादव के इस हमले पर पलटवार करने में बीजेपी ने भी देर नहीं लगाई। अपराध के साथ उनका जो नाता रहा है, उनकी जो सांठगांठ रही है, वो उसका कलंक उनसे धुल नहीं सकता। दिल्ली, एनसीआर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश ने ठंड बढ़ा दी। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3-4 दिन तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। ऑस्ट्रेलिया की T20 लीग बिग बैश में खेल रहे ग्लेन मैक्सवेल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद वो दूसरे खिलाड़ियों से अलग हो गए। मैक्सवेल बिग बैश में मेलबर्न स्टार्स टीम की कप्तानी कर रहे हैं। वैष्णो देवी में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई। इसके बावजूद श्रद्धालु बर्फबारी के बीच दर्शन के लिए मंदिर की तरफ बढ़ते दिखे। वैष्णो देवी मंदिर के अलावा अमरनाथ में भी बर्फबारी हुई। बिहार में कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी और महिलाओं की T20 लीग को टालने का फैसला लिया। देश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों की वजह से ऐसा किया गया। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 13 जनवरी से होनी थी। कोरोना पर शिकंजा कसने के लिए उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी। एक तरफ जहां राज्य में 6 जनवरी से नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ाकर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दिया गया, वहीं कई रेलवे स्टेशनों पर कोरोना की जांच शुरू हो गई। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की जांच के लिए RT-PCR टेस्ट और रैपिड टेस्टिंग की व्यवस्था कर दी गई। तस्वीर आपको दिखा दूं, इस वक्त देखिए किस तरीके से रैंडम टेस्ट किया जा रहा है लखनऊ रेलवे स्टेशन पर। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि कोरोना की रोकथाम के लिए वो वहां रोजाना सैकड़ों लोगों के टेस्ट कर रहे हैं। डेली सर 300 से एबव भी टेस्ट हो जाते हैं। और जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सुपड़ा साफ करने के लिए जो जम्मू कश्मीर पुलिस सेना के साथ मिलकर ऑपरेशन चला रही है, उसी के ही जवानों पर आतंकियों से मिले होने का शक है। कुछ जम्मू कश्मीर पुलिसकर्मी ही आतंकियों से हमदर्दी रखने, उनकी मदद करने और भ्रष्टाचार करने के लिए शक के घेरे में हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऐसे 168 जवानों की एक लिस्ट तैयार की है, जिनकी तहकीकात चल रही है। ये अब तक की सबसे बड़ी लिस्ट है और ऐसा पहली बार हुआ है जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऐसे जवानों की लिस्ट तैयार की है जिन पर शक है कि वो आतंकियों से जुड़े हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस को अपने डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे भेदियों की भनक लगी है जिन्होंने ड्यूटी ज्वाइन करते वक्त कस्में तो तिरंगे की शान बरकरार रखने की खाई थी, लेकिन पूरा शक है कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर देश से गद्दारी करने में लगे हैं। आरोप है कि ये वो विभीषण हैं जो पाकिस्तान के पाले आतंकियों के मददगार बने बैठे हैं। वो भी कोई इक्का दुक्का पुलिस वाले नहीं, बल्कि 150 से भी ज्यादा जवानों की पूरी टोली है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऐसे 168 पुलिस कर्मियों की लिस्ट तैयार की है। 168 पुलिस वालों की लिस्ट ये अब तक की सबसे बड़ी लिस्ट है। ये वो पुलिस वाले हैं जिन पर आरोप है कि वो सरकारी तनख्वाह तो बेहिचक हजम कर जाते हैं, लेकिन अंदर खाने भारत के दुश्मन आतंकियों से ही हमदर्दी रखते हैं। पाकिस्तान के भेजे जो आतंकी कश्मीर में मासूमों का, देश के सैनिकों का खून बहाते हैं, उन्हें ये मदद पहुंचाते हैं। कुछ पुलिसकर्मियों पर भ्रष्टाचार के भी आरोप हैं। परेशानी की बात यह भी है कि ये 168 पुलिस वाले किसी एक इलाके में ही सीमित नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग थानों में तैनात हैं। ऐसे पुलिसकर्मी कुलगाम में भी हैं, बडगाम में भी हैं, शोपियां में भी हैं, पुलवामा में भी हैं, बारामूला जैसे इलाकों में भी हैं। इन 168 पुलिस वालों में 161 कश्मीर में हैं, बाकी 7 जम्मू में पोस्टेड हैं, जिनमें 2 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी बताए जा रहे हैं, 11 सब इंस्पेक्टर हैं, 49 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं। बाकी जो पुलिस वाले रडार पर हैं वो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल वगैरह के पद पर तैनात हैं। मतलब कि जम्मू कश्मीर से आतंकियों का नामो निशान मिटाने के लिए जो जम्मू कश्मीर पुलिस सेना के साथ मिलकर ऑपरेशन चला रही है, जिसके कंधों पर आतंक का खात्मा करने का दारोमदार है, उसी के ही कुछ जवानों पर आतंकियों से मिले होने का शक है। वही आतंकवाद के खिलाफ छिड़ी जंग को कमजोर करने के लिए अपनी ताकत झोंके हुए हैं। मतलब जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर रहे हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर सरकार ने ऐसे पुलिस वालों की कमर तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली और उसके आदेश पर J&K सिविल सर्विस रेगुलेशन एक्ट के तहत 168 पुलिस वालों के खिलाफ जांच शुरू की गई।
जम्मू कश्मीर में अगर कोई सरकारी कर्मचारी आपराधिक गतिविधि में पाया जाता है या भ्रष्टाचार करता है और अगर उसकी उम्र 48 साल हो चुकी है या फिर वो 22 साल की नौकरी कर चुका है तो इस एक्ट के तहत उसे नौकरी से निकाला जा सकता है। इसी एक्ट के तहत 30 दिसंबर को जम्मू कश्मीर के अलग अलग थानों के एसएचओ को उनके यहां तैनात इन आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ एक ऑर्डर गया, जिसमें इन 168 पुलिस वालों के बारे में एक एक जानकारी मांगी गई। अब उनकी पूरी कुंडली खंगाली जा रही, वो क्या काम करते हैं, किसका कैसा रिकॉर्ड है, किसके साथ उठते बैठते हैं, वगैरह वगैरह। यानी अगर ये जवान आतंकियों से जुड़े हुए पाए गए या ये पता चला कि ये आपराधिक गतिविधियों या फिर भ्रष्टाचार करने के दोषी हैं तो उन्हें नौकरी से तो हाथ धोना पड़ेगा ही। जो कानूनी कार्रवाई चलेगी वो अलग। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने की खबर है। ड्यूरेंड लाइन के मसले पर यानी कि दोनों देशों की सीमाओं के मसले पर विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है और नौबत यहां तक आ गई कि दोनों देशों के विदेश मंत्री एक दूसरे से बात करने की बजाय ट्विटर पर सफाई देने में लगे हैं। जबकि बॉर्डर पर तारबंदी करने में लगा पाकिस्तान इसलिए भी फंसा है क्योंकि कुछ जगहों पर उसकी लड़ाई फेंसिंग को उखाड़ दिया गया है। कुल मिलाकर मतलब ये कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक बार फिर तलवारें खिंची हुई हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के हाथ मजबूत करने वाला पाकिस्तान अब खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है, क्योंकि राज मिलने के बाद से तालिबान के सुर बदले हुए हैं और दोनों मुल्कों के बीच के फासले अब सोशल मीडिया पर दिखने लगे हैं। पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर फेंसिंग लगाने के मुद्दे पर बयान दिया और साफ कहा कि दोनों देशों के बीच के इस मुद्दे पर बातचीत चल रही है, बातचीत के जरिए टेंशन दूर करने का रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन अफगानिस्तान ने भी इसका जवाब ट्विटर पर देकर यह साफ कर दिया कि मसला बातचीत के रास्ते निकलता तो दिख नहीं रहा। अफगानिस्तान की नई सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल कहर बाल्की ने ट्वीट किया और लिखा कि इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान सभी परेशानियों को बातचीत से सुलझाने की कोशिश करना चाहता है और यह भी बता दिया कि ड्यूरेंड लाइन के मसले पर दोनों देशों में विवाद बढ़ा हुआ है। असल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा मतलब ड्यूरेंड लाइन पर पाकिस्तान फेंसिंग करना चाहता है, यानी तारबंदी करना चाहता है, जबकि अफगानिस्तान को हमेशा इस बॉर्डर पर तारबंदी किए जाने से परेशानी है। पिछले कुछ दिनों में ऐसी ही फेंसिंग को लोगों ने उखाड़ कर फेंका है, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर यानी ड्यूरेंड लाइन पश्तून समुदाय की भारी भरकम आबादी वाली जगहों को बीच से काटता हुआ निकलता है, जिसका मतलब यह है कि पश्तून मतलब पठान समुदाय की जितनी आबादी अफगानिस्तान में उतनी ही पाकिस्तान में भी है, जबकि अफगानिस्तान की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा पश्तून समुदाय का है और ऐतिहासिक तौर पर वो अफगानिस्तान को पठान समुदाय का मुल्क मानते रहे। अब इस बात का दूसरा मतलब ये निकलता है कि अगर इस लाइन को ना मानते हुए सीमा के विवाद पर बातचीत हो तो पाकिस्तान की तरफ वाला पश्तून आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा और ज़मीन अफगानिस्तान की तरफ चली जाएगी। यही वो सूरत है जो पाकिस्तान नहीं चाहता। पाकिस्तान इसलिए पिछले कुछ सालों से ड्यूरेंड लाइन पर तारबंदी करने में लगा है ताकि इस बॉर्डर को मान्यता मिल जाए और ये विवाद खत्म हो सके। पहले पाकिस्तान ये मानता था कि जब अफगानिस्तान की सत्ता की बागडोर तालिबान संभालेंगे तब बॉर्डर का मसला सुलझा लिया जाएगा, लेकिन अब ये मसला और भी ज्यादा उलझता दिखने लगा है। गांधी पर विवादास्पद टिप्पणी के मामले में एक और संत घिर गए। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में महात्मा गांधी पर विवादास्पद बयान देने वाले संत पर केस दर्ज हो गया। एक दिन पहले संत तरुण मुरारी नरसिंहपुर में एक जगह पर कथा सुनाने गए थे और उन्होंने वहीं पर महात्मा गांधी पर विवादास्पद बयान दिया था। जो राष्ट्र के टुकड़े कर दे वो पिता कैसे हो सकता है, और न राष्ट्रपिता है न महात्मा है, ये व्यक्ति मेरी निगाह में देशद्रोही है। कुछ दिन पहले रायपुर में संत कालीचरण महाराज ने भी उन पर कुछ ऐसा ही बयान दिया था, जिसके बाद वो गिरफ्तार हो गए थे और अब संत तरुण मुरारी के खिलाफ भी कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया। उसमें हमने एफआईआर की, इसमें स्टेशनगंज थाना वैधानिक कार्रवाई कर रहा है। लेकिन जैसे ही संत तरुण मुरारी पर कानूनी शिकंजा कसा, उनके सुर बदल गए और वो अपने बयान पर माफी मांगने लगे। भावावेश में ऐसा कुछ बुलवा दिया है जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। जिनको भी आत्मा में ठेस पहुंची हो उनसे भी मैं क्षमा चाहता हूं। देश में बढ़ रहे ओमिक्रॉन के मामलों के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया। ये कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले और उनके परिवार के दूसरे सदस्य कोरोना से ठीक हो गए। सुप्रिया ने बताया कि सभी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, लेकिन वो अब भी एहतियात बरतते हुए रविवार तक क्वारंटीन रहेंगे। बिहार के किशनगंज में एक तेंदुए ने चाय और अनानास के बागान में 3 मजदूरों पर हमला कर दिया। इसके बाद इन घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
ओमिक्रॉन के खतरे की वजह से प्रभास और पूजा हेगड़े की फिल्म राधे श्याम की रिलीज टल गई। पहले यह फिल्म 14 जनवरी को रिलीज होनी थी। मुंबई में रेल मंत्रालय की सख्ती के बाद कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने की तैयारी तेज हो गई। रेल मंत्रालय ने वैक्सीन नहीं लगवाने वाले कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजने के निर्देश दिए थे। रेल मंत्रालय ने सख्त आदेश दिया है कि जो वैक्सीन नहीं लगवाया होगा उसको ऑफिस में एंट्री नहीं दी जाएगी और उसको छुट्टी पर माना जाएगा। बताया गया कि मध्य रेलवे की मुंबई डिवीजन में करीब 1 लाख कर्मचारी हैं, जिनमें 2% लोगों ने अभी तक वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाई। ऐसे में इन लोगों से संपर्क कर उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है। डिटेल्ड लिस्ट्स आर रेडी एंड ईच वन ऑफ देम इज बीइंग काउंसल्ड पर्सनली। ऑस्ट्रेलिया की टेनिस खिलाड़ी ऐश बार्टी ने अमेरिका की कोको गॉफ को 4-6, 7-5 और 6-1 से शिकस्त दी। इसी के साथ वो एडिलेड इंटरनेशनल टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गई। और इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, गुजरात के सूरत में बड़ा हादसा हुआ है। सूरत में केमिकल टैंकर से गैस लीक हो गई है और गैस लीक होने से 5 लोगों की मौत की भी खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गैस रिसाव से सांस लेने में लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ा। 25 लोग अस्पताल में इस वक्त भर्ती कराए गए हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, गुजरात के सूरत में बड़ा हादसा हो गया है। सुबह सुबह सूरत में केमिकल टैंकर से गैस लीक हुई और गैस लीक होने से 5 लोगों की मौत हो गई है और तमाम लोगों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। लोगों को सांस लेने में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। 25 लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। अब बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। उत्तर प्रदेश के संबल से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को AIMIM पार्टी के नेता असदुद्दीन ओवैसी का विरोध करना भारी पड़ गया। दरअसल वो लोग ओवैसी की सभा से पहले नारेबाजी कर रहे थे और समाजवादी पार्टी के खिलाफ दिए उनके बयानों पर गुस्सा जताते हुए लोग उन्हें वापस जाने की हिदायत देते दिखे। लेकिन हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। पुलिस के एक्शन लेते ही प्रदर्शनकारियों में भगदड़ मच गई। पुलिस ने कुछ ही मिनट में वहां से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया, जिससे वहां लगा ट्रैफिक जाम भी खुल गया। मुंबई से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां रेलवे स्टेशन पर बैठी एक महिला को एक आदमी ने चाकू मार दिया। बताया गया कि हमलावर महिला का पूर्व प्रेमी था, जिसने चाकू से उस महिला का गला काट दिया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो महिला उस आदमी के साथ प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक बेंच में बैठी नजर आई। महिला की छोटी बेटी भी उसके साथ थी। हमलावर और वो महिला काफी देर तक बात करते रहे। कुछ मिनट बाद वो आदमी उठा और महिला के पीछे जाकर खड़ा हो गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने जेब से चाकू निकाला और महिला का गला काट दिया। हमला करते ही वो आदमी वहां से भाग निकला, जबकि घायल महिला मदद के लिए चिल्लाने लगी। बाद में वहां मौजूद लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। जिसकी तस्वीरें डराने वाली थी। गैस की वजह से वहां धुएं का बादल बन गया, जिससे रिहायशी इलाके का रुख करने में देर नहीं लगी। इससे बचने के लिए फौरन वहां के बाजार बंद करा दिए गए। साथ ही लोगों से बाहर ना निकलने की अपील की गई। लोग थोड़ा दूर हो जाएं, जिससे कि अगर कोई उसके इस प्रकार से हानिकारक इफेक्ट होने वाले भी हो तो वो भी ना हो। सिर्फ फैक्ट्री ही नहीं बल्कि उस तक जाने वाले रास्ते में भी इसका असर दिखाई दिया। वहाँ काफी देर बाद तक भी सब कुछ धुंधला नजर आया। राजस्थान के जोधपुर से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां मौजूद एम्स की एक AC यूनिट में अचानक आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई, क्योंकि अस्पताल की छत पर मौजूद एक AC यूनिट से आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ बड़ी मात्रा में धुआं उठने लगा। लोगों को डर इस बात का सताने लगा कि कहीं ये आग वहां मौजूद दूसरी AC यूनिट को अपनी जद में न ले ले। अगर ऐसा होता तो जोधपुर एम्स के बड़े हिस्से में तेजी से आग फैलते देर नहीं लगती। जैसे ही आग लगी, अस्पताल प्रशासन एक्शन में आ गया और फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पहुंच गई। दमकल कर्मी आग को बुझाने के काम में जुट गए। उनकी मेहनत की वजह से ही पूरे अस्पताल में आग को फैलने से रोका जा सका। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच पूरी हो गई है, जिसकी रिपोर्ट वायुसेना प्रमुख को सौंप दी गई। और सूत्रों के मुताबिक खराब मौसम को इस हादसे की जांच में चॉपर के क्रैश होने की सबसे बड़ी वजह बताया गया है। हालांकि अभी तक जांच रिपोर्ट से जुड़ी कोई भी जानकारी औपचारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं की गई। ये जांच तीनों सेनाओं के अधिकारी मिलकर कर रहे हैं। इस ट्राई सर्विस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का प्रमुख एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह को बनाया गया है। एयर मार्शल और एयर चीफ मार्शल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके घर जाकर मुलाकात की और जांच पूरी होने की जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक करीब 45 मिनट चली इस मुलाकात में रक्षा मंत्री को जांच में सामने आई बातों पर एक प्रेजेंटेशन भी दी गई। आज की ताजा खबर जारी है। मैं हूं किशोर अजवाल।